So guys, welcome to my YouTube channel. So we will discuss today atoms and molecules. Atoms and molecules. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे एटम के बारे में, उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे. एटम्स के बाद आता है आपका आयंस. ठीक है, एटम्स के अंदर ही मॉलिक्यूल्स आते हैं और आयंस आते हैं. तो हम इस चैप्टर में मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों को कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा एनसीईआरटी का ही पूरा चैप्टर है. ठीक है, ये नोट्स है, मैं आपको ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ओके. सबसे पहले जिन्होंने एटम के लिए डेफिनेशन दी वो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़. ठीक है, इन्होंने कहा कि जब हम किसी मैटर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, मैटर हिंदी में इन्होंने इसको क्या कहा, पदार्थ. ठीक है, जब हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं वी कैन गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. ठीक है, हमें क्या मिलता है, करेंगे किसी मैटर को तो हमें क्या मिलेगा, छोटे से छोटा पार्टिकल मिल जाएगा. और जब हम छोटा छोटा करते जाएंगे, उस पार्टिकल को और छोटा करते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, अ स्टेज फर्दर डिवीजन ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जो हम पार्टिकल को और डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इन्होंने उसको क्या कहा, परमाणु. ओके. नाउ सेकेंड टाइम सेकेंड जो थे वो भी इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पकुदा कत्यायमा. These particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. इन्होंने definition दी, ठीक है, कि these particles normally exist in a combined form which gives us वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. मतलब ये पार्टिकल क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, फिर आपको ये एक मैटर देते हैं. ठीक है, फिलोसोफर आए, उसके बाद इंडियन फिलोसोफर नेक्स्ट पकुदा कत्यायमा है. थर्ड जो आए जिन्होंने वो थे कौन, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिफर. If we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. इन्होंने भी सेम ही डेफिनेशन दी जो डेफिनेशन महर्षि कन्नड़ ने दी थी. ठीक है, इन्होंने इसको क्या कहा, एक स्टेज ऐसी आएगी, हम मैटर्स को डिवाइड करते जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी जब डिवाइड करने पे उसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं. वो क्या है, एटम है. ठीक है, उसके बाद हमारे जो आए एंटोने एल लवॉइजर. इन्होंने फाउंडेशन लेड की, फाउंडेशन बढ़ाई, किसकी बढ़ाई, केमिकल साइंसेस की. तो केमिकल साइंसेस में इन्होंने एक फाउंडेशन, एक मतलब एक लीडर की तरह इन्होंने काम किया केमिकल साइंसेस में. ठीक है, इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट लॉज दिए. पहला इम्पॉर्टेंट लॉ ये था कि इन्होंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और सेकेंडली जोसेफ एल प्रॉस्ट के साथ मिलकर सेकेंड जो इन्होंने दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक मतलब डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें आपको एग्जांपल दो प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट्स है. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास. वो ऑब्जेक्ट्स आपको अगर मैं ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक रिएक्टेंट ले लिया जिसका जो वेट था वो 100 ग्राम था, और सेकेंड जो मैंने रिएक्टेंट लिया वो आपका वेट कितना, 2 ग्राम था. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मास जो रहेगा सेम ही रहेगा, ना ये डिस्ट्रॉय होगा और ना ही ये आपका क्रिएट होगा, ना इसमें कुछ कमी होगी और ना इसमें ये कुछ बढ़ेगा. ठीक है, तो जो मास आपका रिएक्टेंट में रहता है वही मास को अगर हम ऐड कर दे तो प्रोडक्ट निकल कर आता है. तो वही बोला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि आपको जो भी मास रिएक्टेंट में रहेंगे उनका मास ऑलवेज वही आएगा जो उनको हम ऐड करके रखेंगे, उनका प्रोडक्ट वही आएगा सेम. ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया मर्करी एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाकर हमारा एक केमिकल रिएक्शन बनता है, उसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ठीक है, मर्करी इसमें लिया है 93 ग्राम और ऑक्सीजन 7 ग्राम, इनको ऐड करके कितना आया, 100 ग्राम. ठीक है, डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ
प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो भी रिएक्टेंट्स हमने लिया, हमारा रिएक्टेंट क्या है इसमें, एक मर्करी है एक ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है प्रोडक्ट हमारा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो जब हम इन दोनों को मतलब इन दोनों के जो मासेस हैं मिला देंगे तो कितना आ गया 100 ग्राम, ये आपका क्या निकल गया प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एल लवॉइजर ने जो फर्स्ट लॉ दिया वो दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें जो भी हम रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का जो भी हम मास लेंगे, जो भी हम रिएक्टेंट का मास लेंगे, वही मास हमें किस में मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ था वो। नेक्स्ट आपका जोसेफ एल प्रॉस्ट ने और एल लवॉइजर, एंटोने एल लवॉइजर ने मिलके दोनों ने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का जो है लॉ दिया था, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। तो इसमें क्या होता है, मास के अकॉर्डिंग जो फॉर एग्जांपल एक हमें हमारे पास मॉलिक्यूल है जो कि कंपाउंडेड है, ठीक है। हमारे पास आपको पता होगा एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स है टोटल पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे ही अगर हम मिला के फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स को हम मिलाते हैं आपस में तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल निकल कर आता है, एक कंपाउंड निकल कर आता है, ठीक है। तो वो कंपाउंड हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारा H2O जो इसमें H2O यानी इसमें क्या है, H2O हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर रेशियो करें मास ऑफ ऑक्सीजन से तो क्या यहाँ पर H कितना है 2 और इसका मास होता है 1। ये हमेशा ऑलवेज एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं, वो रहता है आपका 1:8, ये आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के मासेस निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा और ये 1:8 ही आएगा। ये हमेशा 1:8 ही रहेगा, कभी भी ये ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन अगर 2 रख दिया और ऑक्सीजन अगर मैंने 9 रख दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, है ना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि कोई भी अगर कंपाउंड है हमारे पास तो वो आपस में जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन पे कंबाइन होते हैं, ठीक है। अगर वो डेफिनेट नहीं रहेगा तो वो मॉलिक्यूल नहीं बना पाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, अमोनिया जो कि किससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 14 रहता है और हाइड्रोजन जो रहता है वो 3 रहता है, यानी इनका जो रेशियो रहेगा 14:3। ये ऑलवेज सेम रहेगा, ये ना कम हो सकता है और ना ज़्यादा, ओके। तो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में द एलिमेंट्स इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड इज क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो भी कंपाउंड हमारे पास बन रहा है वो कंपाउंड आपको ऑलवेज डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम जान चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी अपनी साइड से, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन्होंने क्या किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी जो हमने अभी पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों का ही डेफिनेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमें मिल जाता है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन थे कौन, जॉन डाल्टन इंग्लैंड में रहने वाले थे, ठीक है, और इंग्लैंड में ही इनका जन्म हुआ था 1766 में। इन्होंने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, कब दी थी, 1808 में, 1808 में इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, राइट। अब तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने डेफिनेशन दिया एटम का। इन्होंने कहा कि जो भी एटॉमिक थ्योरी में हम पढ़ते हैं, मतलब जो भी हम पढ़ेंगे, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कोई भी मैटर हो, ठीक है, हमारा मैटर, हम कुछ भी अगर इस पूरे वर्ल्ड में देखें, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो कोई ना कोई मैटर से बना है, राइट। तो वही कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है और अ मिक्सचर है, ठीक है, मतलब मिक्सचर बनता है, कंपाउंड बनता है मिक्सचर से, इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। उसके अंदर क्या मिलता है आपको, स्मॉल पार्टिकल मिलता है, ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, ठीक है, और उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है,
उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। स्टेटेड, अभी इन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट दी इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि जितने भी मैटर है वर्ल्ड में, जितने भी मैटर हैं, ठीक है, हमारे आसपास सराउंडिंग में, ठीक है, वो किससे बने हैं, टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं। और वो टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जा रहा है, एटम्स कहा जा रहा है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, जो एटम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हम सेकेंड स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा था, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम क्या होते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट क्या दी इन्होंने, कि जो एटम्स होते हैं उनके एलिमेंट्स के आइडेंटिकल, मतलब उनके मासेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनका मास फिक्स रहेगा। और ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स आइडेंटिकल इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनकी खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि एटम्स जो हैं उनके जो एलिमेंट्स है, मतलब हर तरीके के एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब का अपना अपना क्या होगा, मास होगा और अपना अपना केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये जो है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ में एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये एक रेशियो में होते हैं, एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, ये एक रेशियो में होते हैं और ये स्मॉल होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। जैसे होल नंबर आपको पता है, जीरो से जो भी स्टार्ट हो जाता है वो होल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी, मतलब ये रेशियो में होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दे तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये अपना एक रेशियो लिए हुए होता है 1:8 का। ऐसे ही अमोनिया का लिया होता है 14:3 का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, सिक्स्थ अगर हम देखते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बताया, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी इनका जो रिलेटिव नंबर होता है और काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब कांस्टेंट होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो लास्ट का इन्होंने दिया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये किसके ऊपर दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर दिया, राइट। तो ये इन्होंने जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया। 6 इन्होंने स्टेटमेंट दिए। इस स्टेटमेंट के मतलब इस स्टेटमेंट से इन्होंने ये बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का डेफिनेशन इन्होंने बताया, राइट। नाउ व्हाट इज एन एटम, हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।